गुड मॉर्निंग छात्रों। तो जैसा कि मैंने बोला था कि प्लेज स्टार्ट हो जाएगा 20 डेज का, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं हमारा फिजिक्स क्लास चैप्टर 1 जो है हमारा पर्यावरण टॉपिक। अच्छा, पर्यावरण जब हम पढ़ाने जा रहे हैं दैट मीन्स हम लोग अपना इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, हमारा अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अर्थ से रिलेटेड एक बस ऐसे समझ जाओ कि पर्यावरण दिवस जो होता है दैट मीन्स इन्वायरमेंट डे, वो 6 जून को मनाया जाता है। अच्छा, बहुत जगह में ना 5 जून भी मिल सकता है, तो अगर 5 जून या 6 जून कुछ भी मिले दोनों ही टिक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वायुमंडल। अब वायुमंडल होता क्या है, तो देखो ध्यान से समझते हैं। ये अगर हमारा अर्थ है, ये अगर हमारा अर्थ है, तो अर्थ का ऊपर में ऐसे ऐसे करके गैसेस का ना एक बहुत छोटा छोटा गैसेस का क्या होता है, लेयर्स होता है। गैसेस का क्या होता है, लेयर होता है, जो पृथ्वी के अर्थ के चारों तरफ कई 100 किलोमीटर तक क्या होता है, फैला होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर क्या बोलते हैं। देखो, और ये जो गैस का लेयर है एक ब्लैंकेट की तरह उसको कवर करके रखता है। समझ में आ गया। तो वायुमंडल किसे कहेंगे, तो पृथ्वी के चारों तरफ फैले कई 100 किलोमीटर गैस या आवरण को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पृथ्वी के चारों तरफ कई 100 किलोमीटर तक फैला हुआ, कई 100 किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर मतलब बहुत दूर तक गैस का क्या है, एक लेयर है, जिसके वही गैस के लेयर के कारण ही पृथ्वी का शेप गोल दिखाई देता है। अदरवाइज पृथ्वी तो हमारा इस शेप का है, आका बाका शेप का है। पृथ्वी एग्जैक्ट गोल नहीं है, वो आवरण के कारण वो गोल दिखाई पड़ता है। तो वायुमंडल का डेफिनेशन आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि वायुमंडल कहेंगे किसे, कि पृथ्वी के चारों तरफ जो गैस का आवरण है, लेयर है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वायुमंडल। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बात, जो उसका जो भार है वो कितना होता है। जो एक लेयर है ना कई 100 किलोमीटर, मान लो कि पृथ्वी के ऊपर में अगर हम बर्फ का एक लेयर चढ़ाएंगे, तो बर्फ का लेयर बस कितना होगा जी, देखो 10.4 मीटर। जल का लेयर है ना, जल मतलब बर्फ जमा देंगे तो 10.4 मीटर जितना चौड़ा बर्फ जम के होगा, उतना ही एक पूरा गैस का क्या है, लेयर का जो भार है वो पानी के लेयर के बराबर आएगा। समझ में आ गया बात। अब इसमें जो मेन है एटमॉस्फेयर, वो 32 किलोमीटर तक ही है। जो वायुमंडल है मेन, वो 32 किलोमीटर तक काम आता सरफेस से। उस लगभग वायुमंडल का 98% भाग 32 किलोमीटर पे ही है। अच्छा, कुछ मुख्य गैस रहेगा, जैसे कि इसी वायुमंडल में नाइट्रोजन का अमाउंट 78.09%, इसको 78% भी बोल सकते हो। ऑक्सीजन होगा लगभग 21%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होगा 0.03%। तो और इसके अलावा धूल कण होगा, जल वाष्प होगा, तो ये सब लिख सकते हो। ठीक है, फिर मूव ऑन करते हैं। आप वायुमंडल देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कई 100 किलोमीटर ऊपर है। अब एक ही चीज में बहुत कुछ कोचा हुआ है ना, तो वायुमंडल को स्टडी करने में ना, मतलब वायुमंडल को समझने में प्रॉब्लम आ सकता है, इतना बड़ा को एक बार में समझने में, इसीलिए तोड़ तोड़ के हम समझते हैं। तो वायुमंडल को इस स्तर में 2 भागों में बांटा जाता है रासायनिक रचना के अनुसार। रासायनिक मीन्स क्या क्या केमिकल्स पाया जाता है, कौन कौन सा तत्व है, इसके हिसाब से। तो 2 स्तर होता है, एक हेट्रोस्फीयर होता है जो जमीन से लेके 80 किलोमीटर तक, जो सी लेवल से कितना जी, 80 किलोमीटर तक, जहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैसेज जो पाया जाता है, धूल कण, जल वाष्प, ये 80 किलोमीटर, हाँ ये 80 किलोमीटर तक का सी लेवल से ऊपर में जो होगा मंडल, उसको हम हेट्रोस्फीयर बोलते हैं। दूसरा होता है होमोस्फीयर। अब 80 किलोमीटर के ऊपर वाला लेयर, 80 किलोमीटर के ऊपर वाला लेयर को हम लोग बोलते हैं होमोस्फीयर, जहाँ जल वाष्प पाया जाएगा और ओजोन गैस, यहाँ से ओजोन गैस का शुरुआत होता है 80 किलोमीटर के ऊपर से। अब आ जाते हैं वायुमंडल का स्तर। अच्छा, ये ओजोन गैस थोड़ा और डिटेल में, 80 किलोमीटर ने थोड़ा अंदर में ही है।
अब आ जाते वायुमंडल का स्तर जो हाइट के हिसाब से डिवाइड किया गया। ऊंचाई, ये ऊंचाई नहीं था, ये केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से 2 ही भाग है। ऊंचाई के हिसाब से टोटल होता है 5-6 भाग होता है। तुम लोग को गिन चुन के 6 को याद रखना है। पहला आएगा क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश नाम जानना बहुत जरूरी है। तो ट्रोपोस्फियर, विक्षोभ मंडल, ओधोम मंडल, घन मंडल भी बोलते हैं। घन मंडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस मंडल में गैस जो है ना बहुत ज्यादा, ये सबसे पहला लेयर होता है, इसमें गैस जो होता है ना बहुत कंसिस्टेंस रहता है, बहुत ज्यादा घन रहता है, सघन रहता है। इसका गैस का डेंसिटी सबसे ज्यादा इसी मंडल में, वायु का, हवा का डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पृथ्वी के पहला मंडल में, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ये पृथ्वी का क्या है? सबसे प्रथम परत है। क्या है? सबसे प्रथम परत। अब इसमें हम ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे ट्रोपोस्फियर में ऊंचाई बढ़ता है, अच्छा सबसे जरूरी बात कि हाइट दिया रहता है कि 0 से 15 किलोमीटर तक है ट्रोपोस्फियर, तो याद रखना जरूरी है। ठेंगा कुछ याद मत करना, ठीक है? हर किताब में अलग अलग है, तो अवॉइड करो, जितना पढ़ रहे उतना। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ट्रोपोस्फियर में क्या होता है? टेम्परेचर घटता है, प्रेशर भी क्या होता है? दबाव भी घटता है। अब जिसको दबाव नहीं पता तो रुक जाओ, थोड़ा देर में क्लियर करेंगे। 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम कमेगा। 110 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर दबाव कमेगा। जैसे कि अभी देख लो, हम लोग इस मंडल में हैं, हम लोग ट्रोपोस्फियर में रहते हैं। जैसे यहाँ से दार्जिलिंग चल जाएंगे ठंडा लगने लगेगा, सिक्किम चल जाएंगे और ठंडा लगने लगेगा, ट्रक के नीचे चल जाएंगे एकदम ही ऊपर चल जाएंगे और ठंडा लगने लगेगा। समझ में आ क्या बात? तो सुनो, तो इस मंडल, ये मंडल में सबसे ज्यादा प्राकृतिक घटना होता है। आंधी तूफान, वज्रपात, वज्रपात मतलब बर्फ गिरना, ओला वृष्टि, बड़का बड़का बर्फ गिरना, ठीक है? वज्रपात मतलब सॉरी लाइटनिंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? बिजली कड़कना को वज्रपात बोलते हैं। ओला वृष्टि मतलब बर्फ गिरना। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो, इस मंडल में आंधी तूफान चलते रहता है, ओलापात होते रहता है, बिजली कड़कते रहता है, गैस इधर उधर हवा हवा चलते रहता है, इसलिए इसको हम अशांत मंडल के नाम से जानते हैं। टर्बुलेंट लेयर भी कहते हैं हम क्षोभ मंडल को। यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो लिख के रखे ताकि टाइम बचे, है ना? और बोले है जल्दी जल्दी कराएंगे। फिर इसके, अच्छा, ओजोन मंडल का जो एकदम ऊपर लेयर, जैसे ओजोन मंडल ये रहा, अब यहाँ पे ओजोन मंडल खत्म हो जाता है। अब डायरेक्ट तो खत्म नहीं होगा, थोड़ा सा इसका अमाउंट कम 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 होते होते धीरे धीरे ना खत्म होगा, तो लगभग ये 10-12 किलोमीटर तक ऐसा होता है जहाँ पे ओजोन मंडल नहीं रहता है। ओजोन मंडल खत्म हो जाता है, लेकिन फिर उसका सीमा माना जाता है, इसलिए इसको हम ट्रोपोज मंडल खत्म हो जाता है, इसलिए उसको हम ट्रोपोज कहते हैं। ट्रोपोज का मतलब क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड है। ट्रोपोज का मतलब होता है मिश्रण। इस मंडल में सबसे ज्यादा गैसों का मिश्रण पाया जाता है, इसलिए इसको ट्रोपोज कहते हैं। ये जो क्षोभ मंडल का ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोज बोलते हैं, या तो क्षोभ सीमा बोलते हैं। अब आ जाएगा सेकेंड में ओजोन मंडल। अब ओजोन मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो ये पृथ्वी, ये सन है, ठीक है? सन से जो किरण आता है, लाइट, अकेला नहीं आता, इसमें 3 चीज आता है। पहले लाइट आता है, फिर हीट आता है, फिर यूवी लाइट आता है, ये 3 आता है, ठीक है? तो लाइट और हीट से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यूवी लाइट से फर्क पड़ता है। अच्छा, ये हीट से भी फर्क पड़ता है, लेकिन बताएंगे ये क्या करता है। हीट से भी, ओजोन मंडल हम लोग को हीट से भी बचाने का काम करता है, और यूवी लाइट से भी बचाने का काम करता है। अगर ओजोन मंडल नहीं होता तो इतना ज्यादा हीट आता कि हम लोग सब तंदूरी की तरह तड़प रहे होते पृथ्वी में। समझ में आ रहा बात? और अगर ओजोन मंडल नहीं होता, जो यूवी लाइट आता, पराबैंगनी किरण बोलते, बहुत भयंकर होता है। इससे आंख का जो गोला होता है ना, डिम्मा जिसको बोलते हैं, उसमें सादा सादा बिंदु जैसा बन जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं मोतिया बिंद। आंख के अंदर में जो मोती है वो बिंद हो जाएगा, मतलब व्हाइट हो जाएगा, मोतिया बिंद बोलते हैं। अगर स्किन में लग गया तो स्किन कैंसर होने का चांस होता है यूवी लाइट से। बैगनी कलर का होता है, इसलिए इसको हम पराबैंगनी किरण के नाम से भी जानते हैं। और क्या बोलते हैं, स्किन बर्निंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन बर्न मतलब जल जाएगा, है ना?
तो ये सब कुछ होगा अगर क्या बोल सकते हैं पराबैंगनी किरण हमारे पृथ्वी तक आया तो इसको आने से रोकता है हमारा रक्षा, मतलब नहीं ना बहुत जो इन्हें अभी जरूरी इंसान के बचाना है, ये गोबर बाद में हमारा मारता है, समझ में आ रहा है। चलो फिर यहाँ से ओजोन क्या है, इसका नाम क्यों पड़ा, तो ओजोन मंडल में 2 गो ओजोन गैस और 1 ऑक्सीजन 2 गो ऑक्सीजन और सिंगल ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है तब O3 बनता। O3 इज द सूत्र ऑफ ओजोन गैस। ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है O3। कलर कैसा होता है ओजोन गैस का, ब्लू कलर का होता है, गंधहीन होता है, गंध करता है, ठीक है। तो सब बता दिए। ओजोन मंडल बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पृथ्वी का, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं रक्षा आवरण भी बोलते हैं, पृथ्वी का छत भी बोलते हैं, पृथ्वी का छाता, पृथ्वी का कवच, जितना कुछ है इंपॉर्टेंट चीज सब ओजोन मंडल है। समझ में आ गया बात। चलो अब इसके बाद मूव ऑन करते हैं हमारा ओजोन क्षरण के ऊपर में। ओजोन डिप्लेशन बोलते हैं इसको। ओजोन क्षरण क्या है, तो इंसान सब जो छुचुंदर सबको जो बचा के रख रहा है ओजोन मंडल, वो छुचुंदर सब यहाँ पे बहुत सारा ऐसे ऐसे कांड करता है जिसके कारण हानिकारक गैस निकलता है, जैसे कारखाना, गाड़ी चलाना, फैक्ट्री बनाना, जितना भी है। समझ में आ रहा। ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस होता क्या थोड़ा देर में बताएंगे। तो वो सब के कारण इसमें से कुछ विशेष विषैला गैस, हानिकारक गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, NO2 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड NO2 को नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन बोलेंगे, फिर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4। ये सब गैस जो होता है वातावरण का टेम्परेचर को बढ़ाता है और ऊपर उठता है। ये मान लो ओजोन लेयर है, ऊपर उठ के ये ओजोन लेयर में क्या करता है छेद बना देता है। अब ओजोन लेयर में छेद बना दिया, मान लो इधर में छेद बना दिया, तो ये जो छेद बना है ओजोन लेयर में, तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है, ये जो हीट है वो सब अंदर आएगा पृथ्वी पे। समझ में आ रहा बात। तो पृथ्वी पे ज्यादा ये सब बीमारी होगा और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा। तुम लोग इस गर्मी में झेल चुके हो, तो इसमें पृथ्वी का भगवान का कोई गलती नहीं है, ऊपर से मजा ले रहा बेटा तोरे कर तू तो भुगत, जितना काम कर रहे हैं हम ही लोग का गलती है। तो वो जो छेद बन रहा है जो हानिकारक गैस के कारण, वो जो ओजोन लेयर क्या हो रहा है धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं ओजोन क्षरण। डेफिनेशन नहीं लिखे, तुम लोग को इसको मीनिंग बता दे क्या होता है कि वो हानिकारक गैस जो वातावरण को दूषित करता है, वातावरण का टेम्परेचर को बढ़ाता है, उसके कारण ओजोन परत धीरे धीरे क्या होते जा रहा है नष्ट होते जा रहा है। इसी को ओजोन क्षरण कहते हैं। ऐसे करके बना कर लिखेगा, ठीक है तुम लोग के ऊपर में। फिर आ जाएंगे थर्ड में समताप मंडल, या तो इसको शांत मंडल के नाम से भी जानते हैं। शांत मंडल के नाम में ही शांत है, यानी यहाँ हवा का स्पीड बहुत ज्यादा शांत होगा। हवा का स्पीड शांत होगा, इसलिए वो सुन करके उड़ने वाला जो जेट विमान होता है ना, जेट फाइटर जेट, इसी मंडल में उड़ा जाता है। क्योंकि अगर मान लो हवा का स्पीड है, पूरा हवा है, फाइटर जेट आया टंग डंग डंग धराम करके क्रैश कर जाएगा, तो इसीलिए उसको ऐसा मंडल में उड़ाया जाता है जहाँ पे हवा का स्पीड बहुत कम हो। अब आ जाते हैं इस मंडल का क्या है, ओजोन का अवशोषण सबसे ज्यादा यही मंडल करता है, शांत मंडल। सोचो पहले ओजोन आएगा, सॉरी यूवी लाइट, हम क्या लिख दिए O3 का अवशोषण, सॉरी यूवी लाइट का, यूवी लाइट का। तो यूवी लाइट तो पहले तो इसी मंडल से गुजरेगा ना, तब ना ओजोन में एंटर करेगा। तो यूवी लाइट का सबसे ज्यादा अवशोषण करने वाला मंडल अगर बोलेंगे तो वो है शांत मंडल। तुमसे कहा जाए यूवी लाइट का अवशोषण किस मंडल में सबसे अधिक होगा जी, तो शांत मंडल में, याद रखना। इसमें ऊंचाई बढ़ता शांत मंडल में तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। शांत मंडल में जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर भी बढ़ते जाएगा। यहाँ ऊंचाई इंक्लूड नहीं किया, तुम लोग को भी करने की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रेटोस्फीयर सेम, शांत मंडल के ऊपरी लेयर को शांत सीमा या समताप सीमा भी बोलेंगे, या तो ट्रोपोस्फीयर। क्लियर। इसके बाद आ जाएगा मध्य मंडल। मध्य मंडल मिड होता है, बीच में होता है। तो जैसे इसमें ऊंचाई बढ़ेगा इसमें टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। बस यही याद रखना है। इसको मेसोस्पोर्स, इसका ऊपरी सीमा को हम लोग मेसोस्पोर्स बोलेंगे। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। मेन ये आयन मंडल, आयन मंडल इसको ताप मंडल के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। आयन मंडल इसलिए क्योंकि यहाँ गैस जो है वो आयन के रूप में पाया जाएगा, प्लस माइनस के रूप में। OH माइनस हाइड्रोक्साइड हो गया, OH माइनस ऐसे करके।
तो गैस जो है वो माइनस के रूप में पाया जाएगा, क्लोरीन माइनस, Cl माइनस, समझ जाओ। तो गैस जो है वो क्या पाया जाएगा, क्लोरीन से याद आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। CFC सबसे ज्यादा ओजोन क्षरण करता है। तुमसे अगर पूछा जाए ओजोन का क्षरण करने वाला सबसे खतरनाक गैस तो कौन है, मतलब ओजोन परत को सबसे ज्यादा तोड़ता कौन है, CFC तोड़ता है। अब CFC में वो तत्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लोरीन। क्या बोलते हैं जी, क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरो, क्लोरीन फ्लोरीन। ऐसे क्लोरीन जो होता है वो CFC में पाया जाने वाला तत्व जो ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा नष्ट पहुंचाता है। अब आ जाते हैं यहाँ। तो गैस जो है आयन के रूप में पाया जाता है, इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से, इसीलिए इसको हम तापमंडल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर अन्य मंडल की तुलना में सबसे अधिक होता है। तो बोल सकते सबसे अधिक ताप वाला मंडल कौन सा, आयन मंडल। यहाँ पे ज्योति ध्रुव ज्योति, मतलब पोलर रीजन पे जो लाइट विट आता जाता है वो सब इसी के कारण हो पाता है, आयन मंडल के कारण। रेडियो तरंग, हम लोग जो भी बात करते हैं, रेडियो, टेलीविजन बोले, मोबाइल, टावर का जितना कनेक्शन होता है ना मोबाइल का, सब आयन मंडल से ही होता है। स्पेस स्टेशन जो सुना होगा, बड़ा बड़ा जो जहाज आसमान में घूमते रहता है, पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है, वो उसका शुरुआत होना, मतलब जैसे घूमना, वो आयन मंडल से शुरू हो जाता है। लास्ट में आ जाएगा बहिर्मंडल, ये सबसे बाहरी आवरण है, एक्सोस्फीयर बोलते हैं। इंग्लिश नाम बहुत याद रखना, आइनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे क्या स्पेस स्टेशन या आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो भी इंसान सब जो है, जो रॉकेट घुमा फिरा के फेंकता है ऊपर, वो सब जाके कहाँ घूमते रहता है जी, दिवाली वाला रॉकेट नहीं, नासा और इसरो वाला रॉकेट कहाँ जाता है, और छुचुंदर देश का नाम नहीं लेंगे, बुक का नंगा, ठीक है। तो सुनो, समझ में आ गया बात। तो यहाँ ये अभी जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो, अब हम यहाँ स्टार्ट करें ग्रीन हाउस गैस की। ग्रीन हाउस, पहले तो ग्रीन हाउस समझो कि होता क्या है। जो ठंडा प्रदेश होता है ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरता है, तो नॉर्मल बिहार उहार में भी जाता होगा तो देखता होगा कि खेती एक व्हाइट कलर का प्लास्टिक का घर में होता है, या तो व्हाइट कलर का शीशा लगा के करता है, ऐसे करके होता है, अगर देखता होगा तो इसी के अंदर में खेती उती होता है। तो ये जो हरा कलर का शीशा लगा रहता है वो हरा ही होता है, साइड से देखा तो हरा दिखाएगा, ऊपर से तो व्हाइट ही दिखता है। तो इसका मेन काम क्या होता है कि बाहर से जो धूप आएगा अंदर, अब वो रिटर्न फिर बाहर नहीं जा पाता है, वो अंदर में ही रह जाता है। तो सिंपल काम है ग्रीन हाउस का कि वो अंदर से आने वाला जो किरण है, हीट, धूप का, उसको अंदर ला तो देता लेकिन बाहर नहीं भेज पाता, जिसके कारण अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, गर्म होता है। घर के अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, गर्म होगा। अब उसी गर्म के कारण ही पेड़ पौधा क्या होगा, खिलेगा। अंदर में पेड़ पौधा हीट के कारण खिलता है, धूप के कारण नहीं खिलता, ये चीज हमेशा याद रखना। पेड़ पौधा खिलेगा जो धूप का जो हीट होगा उसके कारण, टेम्परेचर के कारण नहीं, ठीक है। समझ में आ गया बात। तो ग्रीन हाउस, अब इसके अंदर में उसको गर्म कर रहा तो कोई तो चीज होगा, तो वो कुछ गैस होता है विशेष प्रकार का। कौन कौन सा गैस होगा, जैसे CFC बन जाता है, मीथेन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ये सब तो बता ही दिए। समझ में आ रहा। पहले तो समझो CFC कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है। तो हम लोग जो AC यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर, फिर क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो आग बुझाने के लिए होता है, कलर होता है ना, पेंट करता है दीवार उवार में, स्प्रे जो परफ्यूम वर्फ्यूम लगाता है, तो वो सब में CFC गैस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ग्रीन हाउस गैस के अंदर में भी बनता है। हम यहाँ ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस बता रहे हैं कि वो होता क्या है। सिर्फ ग्रीन हाउस के अंदर में बनने वाला गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं बोलेंगे। ऐसा गैस, हम वो ओवरऑल बताए कि ग्रीन हाउस ऐसा गैस जो वातावरण का टेम्परेचर को बढ़ाएगा, दीर्घ तरंगों का अवशोषण कर। अब दीर्घ तरंग होता क्या, तो ये चैप्टर 5 में क्लियर होगा। रेडियो वेव, गामा वेव, ये सब उधर बाद में क्लियर होगा। अभी बस समझो कि वे गैसें जो दीर्घ तरंग,
मतलब लॉन्ग वेव। अब ये होता है क्या, भूल जाओ, उसका अवशोषण करेगा और वातावरण का टेम्परेचर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस गैस। समझ में आ गया। अब जैसे CH3 दलदली जगह जो कचरा उचरा होता है उसमें से CH4 मीथेन निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गाड़ी का धुआं हुआ होता है ना, कारखाना और खाना, वहां से ये मिलेगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब का क्या बोलते हैं, कोयला वोयला के खान उनमें मिल जाता है। छोड़ गई सब, इतना नहीं जरूरी। अब हरित गृह प्रभाव किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझो कि ग्रीन हाउस गैस के कारण जो पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर क्या हो रहा है, धीरे धीरे पिघलते जा रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। कुछ दिन झेला है ना, तो वही को हम लोग बोलते हैं हरित गृह प्रभाव, कि पृथ्वी का तापक्रम जो लगातार बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग होता है क्या, सिंपल में कहा जाएगा वैश्विक उष्णता बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग सांस छोड़ रहे, गाड़ी से जो धुआं निकल रहा है, फैक्ट्री से जो धुआं आ रहा है, उन सब के कारण पृथ्वी का तापक्रम धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी घटना को, पृथ्वी का तापक्रम को बढ़ने का घटना को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। इसका कारण क्या है जी, ग्रीन हाउस गैस बनने का कारण क्या है। सबसे तो पहले ग्रीन हाउस का प्रयोग जो हम लोग यूज करते खेती उती में। दूसरा जंगल कोई मेन तो जंगल है, कार्बन डाइऑक्साइड को तो गाछ ही टानता है। पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को लेता, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर वही नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कौन, तुम्हारा दादा दादी, वो तो ऊपर में है, वहां तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ मीथेन गैस का सबसे ज्यादा प्रयोग। तुम्हारा जो LPG सिलेंडर होता है उसमें क्या भरा रहता है, कोच कोच के मीथेन गैस भरा रहता है, जो गैस चूल्हा होता है ना। तो अब आता कहाँ से ना, वो डिटेल वीडियो जब बताएंगे ना तब पता चलेगा मीथेन गैस कहाँ से बनता है। ठीक है, तुम्हारा जो घर से जो टंकी में भर भर के एक एक गाड़ी ले जाता है ना, वही सब है। चलो देखो, फिर आ जाता है CFC में। CFC तो बता दे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अमाउंट क्या हो रहा है, AC का प्रयोग इतना हो रहा है, गर्मी बढ़ रहा है, AC चला रहा है पूरा मॉल में, ई में, ऊ में, सब में, तो उसके कारण भी बढ़ रहा है। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग। अब जीवाश्म ईंधन होता क्या, थोड़ा देर में क्लियर हो जाएगा। अब इसको बचने का उपाय क्या है, हम कैसे बच सकते ग्लोबल वार्मिंग। तो सबसे पहले पेड़ लगाओ, सिंपल सा बात, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। तो पेड़ लगाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेगा, हमारा क्या होगा, पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे कमेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कमेगा। सोचो पृथ्वी का 99% तो सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये चोरवा CO2 सिर्फ 0.03% है, जिसके कारण हम लोग का बैंड बच गया है। अरे चोरवा धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1% पे भी पहुंच गया ना, तो हाल जो होगा ना, तंदूरी तुम्हारा ही बनेगा, मेरा भी साथ में। चलो इधर, तो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग ज्यादा कर। जीवाश्म ईंधन के एग्जाम्पल में कोयला, पेट्रोल, ये सब पेट्रोल उट्रोल हो गया, जीवाश्म ईंधन। CFC का मात्रा को हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। गाड़ी जो चला रहे पेट्रोल वाला कम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक गाड़ी सब लाना पड़ेगा। नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग। अब नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है तो थोड़ा देर में बताएंगे। अभी यहाँ जाओ फ्यूल, ईंधन के बारे में। क्या होता है ईंधन, ऐसा पदार्थ जो जलने के बाद क्या देगा, हीट देगा, उष्मा देगा। वह पदार्थ जो जलने के बाद उष्मा प्रदान करे, हीट देगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ईंधन। जैसे लकड़ी भी जलने के बाद हीट देता है, कोयला भी, पेट्रोल भी जलने के बाद क्या देता है, हीट देता है। पेट्रोल कैसे देगा, वो तो आगे देता है, आगे तो बुर्बक हीट है, जिससे भी तुमको गर्मी मिले वो हीट है। अब आ जाओ ईंधन का ऊष्मीय मान। ये बहुत शानदार है कि पदार्थ के अंदर में वो क्वालिटी होता है जो ऊष्मा क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। तो ऐसे बोल सकता है ईंधन का ऊष्मीय मान कि पदार्थ द्वारा ऊष्मा उत्पन्न करने का क्षमता को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मीय मान। अगर ऐसे नहीं हुआ तो एक परफेक्ट डेफिनेशन है ईंधन का ऊष्मीय मान का, कि वे ईंधन जो 1 ग्राम को हम जलाएंगे। अब जलने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। माचिस यहाँ बारेंगे तो माचिस जल जाएगा, अंतरिक्ष में बारेंगे तो नहीं जलेगा, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है, इसलिए वायु मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, मेन वही है कि 1 ग्राम कोई भी ईंधन को लेंगे, वायु की उपस्थिति में जलाने के बाद जो ऊष्मा प्राप्त होगा, जो हीट मिलेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका ऊष्मीय मान कहेंगे। देखो डिटेल नहीं बता सकते, समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट्स करना। अगर कुछ भी समझ में ना आए कि ये टॉपिक समझ में ना आए, कमेंट जरूर, सब्सक्राइब झाल बजाए, कमेंट जरूर करो। इकाई क्या होगा देखो, किलो जूल पर ग्राम,
किलो जूल पर ग्राम, ये ऐसा यूनिट है। जूल पर ग्राम ये सीजीएस यूनिट है पदार्थ का, यानी क्या बोलते हैं पदार्थ में कौन सा आ सकता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों में वो यूनिट होगा। लेकिन अगर गैस है जैसे हाइड्रोजन हो गया तो उसके लिए आ जाएगा किलो कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम, ये गैस के लिए। समझ में आ गया। चलो अब बढ़ते हैं, जैसे कि कौन सा तत्व जो ज्यादा हीट देता है, तो सबसे ज्यादा हीट देने वाला चुट्टा है हाइड्रोजन। सुना होगा हाइड्रोजन बम, एटम बम का दादा है ना हाइड्रोजन बम। तो वो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा हीट देता है। उसका तुम्हारा घर में एक और बम होता है एलपीजी बम, ठीक है। एलपीजी का पूरा नाम याद रख लेना, एलपीजी हम बोल दे रहे, लिख लो। और एक सीएनजी भी गैस आता है, नेचुरल गैस है ना, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस वो सीएनजी। नेचुरल गैस का एलपीजी का फुल फॉर्म लिखो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस सीएनजी, ठीक है। चलो इधर तो एलपीजी होता है, उसके बाद पेट्रोल का उसमें मान होता है, उसके बाद केरोसिन, डीजल, कोयला, इसके बाद लकड़ी उकड़ी जो भी आएगा। तो सबसे ज्यादा हीट कौन देगा, हाइड्रोजन। अगर तुमसे क्वेश्चन आए पूछे कि उसमें मान सबसे अधिक किसका होता है जी, तो हाइड्रोजन का होगा। अब आ जाता है जीवाश्म ईंधन। देखो जो करोड़ों साल पहले जो डायनासोर सब मरा था, याद है, तो वो जो दब गया डायनासोर, वो दबने के कारण उसका बॉडी डिकम्पोज होगा, सड़ेगा, गलेगा, अंदर में ना लिक्विड का फॉर्म में बच जाता है। समझ में आ रहा बात, वो लिक्विड के फॉर्म में बच गया तो उसी को निकाल के प्यूरिफाइड कर देता है, तो वो पेट्रोल बनता है उसका तरल पदार्थ को। तो उसी को हम लोग फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। कोयला भी हो सकता है, प्राकृतिक गैस भी हो सकता है, जो प्रकृति द्वारा बनता है, जिसको बनने में बहुत सालों का समय लगता है। अब देखना वो डिटेल में बताएंगे। और क्या होता है मजेदार, कब्र से जो मुस्लिम लोग का कब्र होता है उसमें से अपने आप धुआं क्यों निकलने लगता है, ये सब डिटेल वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इधर में बकवास का टाइम नहीं है। अब इसके बाद आ जाओ एनर्जी, ऊर्जा क्या होता है। अब वो ऊर्जा नहीं है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, वो वाला नहीं, फिजिक्स वाला नहीं, ये इसमें आ जाओ कि इसमें क्या ऊर्जा का हम प्रयोग करने वाले, कौन सा ऊर्जा का। तो ऊर्जा दो प्रकार का होता है, एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा। सिंपल में समझो, ऐसा ऊर्जा जिसको मानव द्वारा बनाया जाता है उसको बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। समझ में आ रहा है, मानव द्वारा निर्मित ऊर्जा को क्या बोलेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जानता होगा, सोलर प्लेट, जैसे कि ये ऐसे करके होता है, ऐसे ऐसे होता है, देखा होगा सोलर प्लेट। अच्छा मजेदार बात क्या है कि इसमें काला काला होता है जो वो सिलिकॉन होता है, याद रखना। अब सिलिकॉन अर्धचालक होता है, इसलिए बोलते हैं अर्धचालक सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर। अब ये जो व्हाइट व्हाइट लग रहा है तो वो प्योर चांदी रहता है। अगर तुमसे कहा जाए कि सोलर कोष, इसको सोलर कोष भी बोलते हैं, सोलर सौर ऊर्जा जो ये जो बना है सोलर पैनल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोलर कोष भी बोलते हैं। पूछेगा एग्जाम में सोलर कोष किसका बना होता है, तो किसका बना होता है, अर्धचालक सिलिकॉन और चांदी से जुड़ा होता है। अर्धचालक सिलिकॉन से बना होता है और वो जो तार से जो जुड़ा रहता है व्हाइट व्हाइट, वो प्योर चांदी रहता है, याद रखना। चलो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, बायोमास, ये सब हो गया नवीकरणीय ऊर्जा जिसको मानव द्वारा बनाया जाता है। जैसे पवन ऊर्जा बिहार में देखा होगा, पवन चक्की, मोटर घूमता तो बिजली बनता है। ज्वार भाटा ऊर्जा समुद्र किनारे में होता है, क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे पानी ऊपर नीचे, ऊपर जाना ज्वार, पानी का नीचे आना भाटा, पानी के ऊपर जाना ज्वार, इसके कारण उत्पन्न करता है। कैसे करता है वो झाल बजा, बात का बात है, डिटेल में बताएंगे। बायोगैस हो गया, बायोगैस कौन सा, जो गोबर उबर से जो गैस बनाया जाता है, जैसे एलपीजी हो गया, बायोगैस हुआ। भूतापीय ऊर्जा, जमीन के नीचे में जो मेग्मा उग्मा जो है ना हीट, उसका यूज करने वाला को हम बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। और ये न्यूजीलैंड, यूएसए में बहुत ज्यादा देखा जाता है, यूएसए और न्यूजीलैंड इसका बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहा है, ठीक है। भारत में एक मध्य प्रदेश नाम का जगह है, वहां पे भी भूतापीय ऊर्जा का यूज हो रहा है। अब आ जाओ दूसरा, आ जाओ अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा ऐसा ऊर्जा जो प्रकृति द्वारा बनाया जाता है, मानव द्वारा निर्मित नहीं है और ये सीमित है, ये खत्म हो सकता है, इसको तो जब चाहे पैदा कर सकते हैं। और आज सोलर सेल, और सोलर सेल आ जाओ, लेकिन इसको हम लोग पैदा नहीं कर सकते, प्रकृति पैदा करता है। फिर से एक एस्टेरॉयड आएगा, तुम लोग सब जमीन में समा जाएगा, फिर तब तुम लोग का
शरीर से बनेगा पेट्रोल और नाम कहलाएगा मानव पेट्रोल। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब आ जाते हैं मीथेन के बारे में, थोड़ा सा सुन लो, बहुत तगड़ा चीज है मीथेन। कहाँ पाया जाता है? दलदली सड़े गले जगह में, नाला उला में देखना गोबर उबर बुडुक बुडुक करके बुलबुला फूटेगा, दैट बुलबुला इज मीथेन गैस, वो मीथेन गैस रहता है। प्राकृतिक गैस जो होता है, जो नेचर से मिलता है, उस मुख्य रूप से उसमें क्या मिला रहता है? लगभग समझ जाओ 80% तक मीथेन ही रहता है। अगर तुमसे पूछा जाए प्राकृतिक गैस का मुख्य स्रोत क्या होगा जी? मीथेन होगा। अग्निहिम, देखना जो बर्फ, बहुत सारा वीडियो में देखा होगा, बर्फ वाला तालाब रहता है, गड्ढा करता है, आगे माचिस बारता है या लाइटर बारता है तो उसमें से आग निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि वो ठंडा जगह में, तालाब में क्या होता है, अंदर में मीथेन गैस बनना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसको अग्निहिम के भी नाम से जानते हैं। अग्निहिम कौन सा? मीथेन का एक अलग रूप होता है जिसको अग्निहिम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मीथेन हाइड्रेट। यानी तुमसे पूछा जाए मीथेन हाइड्रेट होता क्या है तो हम बता दिए, वो क्या बोलते हैं, ठंडे प्रदेश में, झील के अंदर में जो उत्पन्न होने वाला गैस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मीथेन हाइड्रेट। यानी मीथेन का रूप है मीथेन हाइड्रेट, मीथेन का अवयव को ही हम लोग क्या बोलेंगे? मीथेन हाइड्रेट। सूत्र याद रखो, CH4NH2O, N के जगह में कोई भी नंबर आ सकता है, 10H2O, 5.7H2O, 7H2O, कुछ भी आ सकता है। ये मीथेन गैस का क्या है? सूत्र है, सिंबल। अब आ जाओ कोल ब्लेड। मीथेन गैस कोयला का खदान में भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। खटखट देखना, पत्थर को टकराओ सुनो गन करेगा, तो वैसे कोयला को जो टकराते तो गन जो करता है वो गैस निकलता है, दैट इज मीथेन गैस। बहुत बार वहां पे ना आग लग जाता है, फूट जाता है, इसीलिए उसको हम लोग अग्निकूप के भी नाम से जानते हैं, फायर डैम। क्या कहते हैं? फायर डैम। अब कैसे देखो, दलदली जगह में जो सड़ा गला जो पहले तो पदार्थ रहता, मान लो पत्ता है, पत्ता को सड़ा गला के उससे मीथेन गैस निकालने के लिए एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं मेथनोजेनिक बैक्टीरिया, वो अहम भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे खत्म होता है चैप्टर 1। बहुत कम टाइम में चैप्टर 1 खत्म कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड जय श्री कृष्ण।